Good evening friends, I am Shailesh Kumar from Oxaria Coaching Center. Welcome back on my YouTube channel. Today I am present with a very specific topic. The topic name is circle and its properties. Dear students, आज हम लोग कल वाले वीडियो का नेक्स्ट पार्ट में हैं और आज हम लोग बहुत ही कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ सम इलस्ट्रेशन यानी कि उदाहरण। और मैं आप लोग को वैसे कॉन्सेप्ट्स को आज बताने जा रहा हूं जो कि बहुत ही इफ़ेक्टिव है जब आप खास करके थ्योरम बनाते हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों कि हम लोग कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे। तो सबसे पहले मैंने आज टॉपिक लिया है एंगल सबटेंड बाय अ कॉर्ड एट अ पॉइंट, यानी जीवा द्वारा एक बिंदु पर अंतरित कोण, यानी जीवा कैसे कोण को अंतरित करती है और इस पर हम लोग क्या क्या कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर सकते हैं उसको हम लोग जानेंगे। आइए देखते हैं पहला कॉन्सेप्ट। सबसे पहले कॉन्सेप्ट आइए ध्यान देते हैं। अगर मैं एक सर्कल को ड्रॉ करूं, अगर मैं एक सर्कल ले रहा हूं और यहाँ पर एक पॉइंट ओ, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं पॉइंट क्या है, रेडियस क्या है, सब कुछ समझ रहे हैं। मैं एक कॉर्ड ले रहा हूं, मान लीजिए मैंने कॉर्ड एक ए बी ले लिया। इसके द्वारा कैसे कैसे एंगल सबटेंड होते हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले एंगल सबटेंड करते समय कॉर्ड से एक ही चीज़ को ध्यान रखना है कि जब भी आप सर्कल पढ़ें तो अपने हाथों और उंगलियों का कॉन्सेप्ट जरूर यूज़ करें। अगर आप इसका एप्लीकेशन करते हैं तो आपको कोई भी कॉन्सेप्ट समझने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। आइए देखते हैं। सबसे पहले ए बी क्या है, जीवा है। इसके द्वारा जो एंगल बनेगा वो कैसे बनेगा ये देखते हैं। सबसे पहले इसको हाथ से पकड़ लेना है और इसको आप जहाँ चाहें वहाँ रोटेट कराएं। जैसे इसके कॉन्सेप्ट के लिए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट ये बताना चाहता हूँ कि पहले आप मार्कर ले लें, पेन ले लें, ये जो चीज़ आपके पास अवेलेबल है या अपने हाथ की उंगलियों से भी आप आसानी से इस कॉन्सेप्ट को बना सकते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले दोनों कॉर्ड के एंड पॉइंट पर हम लोग अपना मार्कर रख लेते हैं और इसे हम लोग कोशिश करते हैं कहाँ एंगल बन रहा है। बन गया, यानी यहाँ पर एंगल बन रहा है। चूँकि मैं बाएं हाथ से नहीं लिख पाता हूँ इसलिए यहाँ पे टेढ़ा है, ध्यान देंगे। फिर इसी पॉइंट से हम कहीं और बनाते हैं, देख रहे हैं ना। फिर इसी पॉइंट से अगर हम यहाँ बना दें, यानी कि थोड़ा ध्यान देंगे ऐसे बनेगा। यानी कि आपको कॉन्सेप्ट क्या यूज़ करना है, एक कॉर्ड ले लेना है और अपने दोनों उंगलियों को ऐसे चलाना है। यहाँ पहुँचे, फिर यहाँ पर रखिए, फिर ये यहाँ पर पहुँचे, फिर यहाँ पे रखिए आप, फिर यहाँ पे पहुँचे। यानी आप जहाँ भी पहुँचिए तो आपको एक चीज़ कॉन्सेप्ट क्या मिलेगा कि अगर किसी एक जीवा द्वारा हम लोग परिधि के किसी बिंदु पर जितना हम लोग कोण बनाएंगे सारे एंगल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। और इस जीवा के द्वारा जो परिधि पर कोण बन रहा है उसको हम लोग कहेंगे कि जीवा द्वारा एक बिंदु पर अंतरित कोण। लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा परिधि पर ही कोण बने, कोण आपको कहीं भी बनाया जा सकता है। तो हम लोग देखेंगे इसको। तो सबसे पहले हमने कॉन्सेप्ट क्या सीखा कि किसी जीवा द्वारा वृत्त के परिधि पर जितने भी कोण बनाए जाएंगे सभी आपस में क्या होंगे, बराबर। ये कॉन्सेप्ट हम लोग को बिल्कुल याद रखना है। आइए देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट। यानी कि सबसे पहले हम सीखेंगे कैसे कैसे कोण बनता है। फिर से मैं एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ। एक सर्कल ड्रॉ किया मैंने, थोड़ा ध्यान देंगे। मैंने एक कॉर्ड ले लिया। अब इसके द्वारा मैं कैसे कैसे एंगल बनाऊंगा ध्यान दें। इसे मैं केंद्र पर भी बना सकता हूँ, यहाँ पर एंगल। इसी कॉर्ड इसी जीवा से मैं यहाँ पर भी बना सकता हूँ कोण। तो आप देख पा रहे होंगे कोण, यानी अगर हम ए बी कॉर्ड ले रहे हैं ओ पर भी एंगल बना सकते हैं, यानी यहाँ पर सी पर भी एंगल बना पाएंगे। या इसी जीवा से आप यहाँ पर भी कोण बना पाएंगे, यहाँ पर भी बना पाएंगे, यानी इसी से यहाँ पर भी बना पाएंगे। यानी कि हम लोग एक ही जीवा से यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, एक ही जीवा से यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, एक ही जीवा से यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ये सारे आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी ये कॉन्सेप्ट बखूबी हम लोग को याद रखना है ताकि हम लोग कोई कॉन्सेप्ट मिस ना करें। यानी कि ये बात हमें हमेशा याद होनी चाहिए कि किसी वृत्त में एक ही जीवा द्वारा परिधि पर या कहीं अन्य भी जगह जो कोण बनते हैं वो सब आपस में क्या होंगे, बराबर। लेकिन एक कॉन्सेप्ट याद रखना है, केंद्र पर का कोण और परिधि पर के कोण में एक संबंध होता है जिसको हम लोग ये कह सकते हैं कि केंद्र पर का कोण परिधि पर के कोण का दुगुना होता है। ये बात हम लोग को ध्यान में रखना है। यानी कि यहाँ पर जो कोण बनेगा ये इस कोण के दुगुना होगा, बस यही कॉन्सेप्ट है। बाकी परिधि पर जितने भी हम एंगल बनाएंगे सब आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। आइए देखते हैं इसी कॉन्सेप्ट को और बेहतरीन तरीके से हम लोग कैसे सीखेंगे। अगर हम यहाँ पर एक जीवा ले लें,
और इससे हम एंगल बनाना चाहें तो फिर अपने उंगलियों को रखिए और यहाँ पर भी बन जाएगा। देखिए, ध्यान से देखिए। फिर अगर हम इसी जीवा से चाहें तो यहाँ भी बना सकते हैं और यहाँ भी बना सकते हैं। इसी जीवा से हम चाहें तो यहाँ पर भी बना सकते हैं, यहाँ भी बना सकते हैं। यानी आपका जो एंगल बन रहा है, सभी एंगल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इस बात को हम लोग को ध्यान रखना है। आइए देखते हैं और कॉन्सेप्ट। फिर यहाँ से भी बना सकते हैं। ये सारा एंगल आपस में क्या होगा, बराबर होगा। यानी ये बात आप लोग अच्छी तरह से समझ पाएँ कि किसी वृत्त में एक जीवा से वृत्त के परिधि पर किसी बिंदु पर उसके द्वारा जो कोण अंतरित होगा वो सब आपस में बराबर होगा। इस कॉन्सेप्ट को हम लिखवा देंगे अभी। तो थोड़ा सा आगे देखते हैं। अगर हम एक सर्कल ड्रॉ करें, एक सर्कल मैंने ड्रॉ किया, यहाँ पर इसका मैंने सेंटर ओ ले लिया। तो थोड़ा ध्यान दें, अगर हम एक चाप ए बी ले लें और इस चाप से मैंने एक कोण यहाँ पर बनाया और इसी चाप से मैंने यहाँ पर बनाया, तो समान चाप से केंद्र पर जो कोण होगा वो परिधि पर के कोण का दुगुना होगा। और ये 2x है तो ये इसका आधा हो जाएगा, x हो जाएगा। आप जीवा का भी उसी प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं। जो जीवा के द्वारा, एक ही जीवा के द्वारा जो केंद्र पर कोण बनेगा वो परिधि पर के कोण का क्या होगा, दुगुना होगा। यानी ये कॉन्सेप्ट हमें ध्यान में रखना। अगर सपोज कीजिए कि एक सर्कल बनाया गया, यहाँ पर मैंने एक पॉइंट लिया ए और बी और मैंने इस जीवा को मिला लिया। अगर मैं यहाँ पर कोण बना रहा हूँ, अगर ये बाई द वे 60 डिग्री है तो जो परिधि पर कोण बनेगा वो इसके कितना होगा, आधा, यानी कि ये 30 डिग्री का होगा। हमेशा यह बात याद हम लोग को रखना है। अब हमें सीखना है कि वृत्त के अंदर भी त्रिभुज बन सकता है और वृत्त के बाहर भी हो सकता है। यानी कि इन कॉन्सेप्ट का हम लोग थ्योरम में बखूबी यूज़ करते हैं। तो आइए उस कॉन्सेप्ट को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सपोज कीजिए कि एक सर्कल है, मान लीजिए कि एक सर्कल है, इसके अंदर अगर हम एक त्रिभुज बनाते हैं, अगर मान लीजिए त्रिभुज हम बनाते हैं ए बी सी, तो आप देख पा रहे होंगे इस ट्रायंगल को किसने घेर रखा है, एक वृत्त ने। तो ऐसे वृत्त को हम लोग क्या कहेंगे, सर्कम सर्कल। ये आपका सर्कम सर्कल हो गया, सर्कम सर्कल। यानी कि परिवृत्त, परिवृत्त का अर्थ होता है जो वृत्त बाहर से हो। त्रिभुज के बाहर जो होगा परिवृत्त कहलाएगा। अब थोड़ा सा ध्यान दें, अगर हम एक सर्कल बनाते हैं और इसके बाहर थोड़ा ध्यान दें, इस वृत्त को, यानी इस वृत्त को हम क्या कहेंगे, चूंकि सर्कल अंदर है और ट्रायंगल बाहर है तो इसको हम लोग बोलेंगे बाह्य वृत्त, अंतः वृत्त कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे अंतः वृत्त। यहाँ पर मैंने क्या कहा था, परिवृत्त, यानी वृत्त बाहर है और ट्रायंगल अंदर है। यहाँ पर ट्रायंगल बाहर है, वृत्त अंदर है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, अंतः वृत्त। ध्यान रखेंगे, ये सेंटर हो गया और यहाँ पर भी सेंटर ओ हो गया। इन चीज़ों को समझना जरूरी है। इसी कॉन्सेप्ट पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ध्यान रहे कि अगर आपसे पूछा जाए कि परिवृत्त किसे कहते हैं, तो आप इसका परिभाषा बिल्कुल भी नहीं याद किए हुए कह सकते हैं कि एक ऐसा वृत्त जिसके अंदर त्रिभुज हो उसे हम लोग परिवृत्त कहते हैं। आसान परिभाषा। नेक्स्ट, अगर आपसे कोई पूछे कि अंतःवृत्त क्या होते हैं, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि एक ऐसा वृत्त जो त्रिभुज के अंदर हो और जिस त्रिभुज की सारी भुजाओं का स्पर्श बिंदु हो, यानी यहाँ पे स्पर्श करना होना चाहिए, यहाँ पर भी स्पर्श करना होना चाहिए, यहाँ पर भी होना चाहिए। यानी इस प्रकार के वृत्त को हम लोग क्या कहेंगे, अंतःवृत्त। इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि विभिन्न जीवाओं के द्वारा, एक ही वृत्त में विभिन्न जीवाओं के द्वारा या अलग अलग जीवाओं के द्वारा जो एंगल फॉर्मेशन होता है एक सर्कल में, उसके बारे में कॉन्सेप्ट क्या है। सबसे पहले अगर हम एक सर्कल लेते हैं, एक मैंने सर्कल लिया, अगर मैं एक जीवा ले रहा हूँ यहाँ पर, ध्यान दें, ये भी मैंने जीवा लिया और मैं इससे केंद्र पर एंगल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है, तो यहाँ पर मीट होगा तो यहाँ पर कौन बनेगा, मान लीजिए थीटा बना कौन यहाँ पर। अब हमें क्या करना है, जीवा को चेंज करने की कोशिश करनी है। तो अब की बार पहले मैंने ए बी जीवा लिया था, अब मैं जीवा थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ, यानी कि मैं अब सी डी जीवा लूँगा। अब इस जीवा से मुझे केंद्र पर कोण बनाने हैं। तो ध्यान दें, ये जो है
आप ध्यान दें अच्छे से, ये रेडियस इससे मिलेगा। आप थोड़ा ध्यान दीजिए रेड वाले पार्ट को। तो रेड वाले पार्ट में आप देख रहे होंगे, अगर ये इसको मैं θ1 कह दे रहा हूँ, तो आप क्या ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं कि अगर जीवा छोटी है तो उसके द्वारा जो कोण बन रहा है केंद्र पर वो छोटा बन रहा है, अगर जीवा बड़ी है तो उस पर केंद्र कोण कैसा बन रहा है, बड़ा बन रहा है। आइए देखते हैं और एग्जाम्पल। अब मैं थोड़ा सा और बड़ा ले रहा हूँ जीवा, यानी कि अब EF। अब थोड़ा ध्यान दें, इसे केंद्र से मैं मिला रहा हूँ, इसे मैंने केंद्र से मिलाया। अब आप ध्यान दीजिए ग्रीन वाले पार्ट का एंगल, यानी इसका इंक्लाइनेशन ज़्यादा है, झुकाव। तो यानी कि आप स्पष्ट रूप से ये बात कह सकते हैं कि किसी वृत्त में अगर अलग अलग जीवा से हम केंद्र पर एंगल सबटेंड करते हैं, यानी कोण बनाते हैं, तो छोटी जीवा के द्वारा केंद्र पर सबसे छोटी जीवा के द्वारा सबसे छोटा कोण बनेगा और सबसे बड़े जीवा के द्वारा सबसे बड़ा कोण बनेगा। अर्थात आप ये कह सकते हैं कि छोटी जीवा द्वारा केंद्र पर छोटा कोण बनता है और बड़ी जीवा द्वारा केंद्र पर बड़ा कोण बनता है। एकदम दिमाग में याद रख लेना है। आगे बढ़ते हैं एक और कॉन्सेप्ट के बारे में। अगर मैं एक सेंटर ले लूँ, आइए ध्यान देते हैं, मैं एक सर्कल बना रहा हूँ यहाँ पर, फिर से मैंने एक और सर्कल बना रहा हूँ। ध्यान दें, अगर किसी सर्कल में सेंटर एक ही हो और रेडियस अलग अलग हो, ध्यान दें OA और ये OB, ध्यान दें यदि किसी समतल में एक ही बिंदु से दो अलग अलग त्रिज्याओं की वृत्त को खींचा जाए या आरेखित किया जाए, तो हम ये कह सकते हैं कि वे जो वृत्त होंगे आपस में सकेंद्रीय वृत्त कहलाएंगे, यानी कॉन्सेंट्रिक सर्कल। इस सर्कल का नाम क्या दे सकते हैं आप, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल यानी कि इसको कहेंगे सकेंद्रीय वृत्त, सकेंद्रीय वृत्त, यानी इसे आप कह सकते हैं एक केंद्रीय वृत्त भी कह सकते हैं, एक केंद्रीय वृत्त यानी कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। तो इन चीज़ों को हमें अच्छे से सीखना है और इसका एप्लीकेशन भी हमें अच्छे तरीके से करना है। इस कॉन्सेप्ट और इस कॉन्सेप्ट का हमें बखूबी लर्न करके रखना है। आइए देखते हैं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगले कॉन्सेप्ट के बारे में। यानी अगला कॉन्सेप्ट मैं ये बताने चाह रहा हूँ कि किसी प्लेन में जो सर्कल्स का कंडीशंस हो सकता है वो किस किस प्रकार से हो सकता है, और एक नया कॉन्सेप्ट मैं सिखाऊंगा, टेंजेंट ऑफ अ सर्कल। आइए ध्यान देते हैं। सबसे पहले टॉपिक जो है आज का अगला टॉपिक, टेंजेंट ऑफ अ सर्कल, टेंजेंट ऑफ अ सर्कल, टेंजेंट ऑफ अ सर्कल। इसका अर्थ ये हुआ वृत्त की स्पर्श रेखा, वृत्त की स्पर्श रेखा। आइए समझते हैं कि वृत्त की स्पर्श रेखा क्या है और इसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं। ध्यान दें, एक तल में मैंने एक वृत्त खींचा, एक और मैं वृत्त खींच रहा हूं, ध्यान दें, एक और मैं वृत्त खींच रहा हूं, ध्यान दें। आप तीनों वृत्त को ध्यान से ऑब्जर्व करें और कोशिश करें समझने के लिए। ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है। इस सेंटर को मैंने O से डिनोट किया, O1, इसको मैं O2 से, और ये आपका O3। ये नहीं कि ऑक्सीजन वाला ये O नहीं है, ये केंद्र को मैं सूचित कर रहा हूँ। पहले सर्कल का सेंटर, दूसरे सर्कल का सेंटर और तीसरे सर्कल का सेंटर। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि किसी प्लेन में सर्कल के साथ और उस एक रेखा के साथ क्या संबंध हो सकता है। आइए समझने की पूरी कोशिश करते हैं। एक लाइन, ध्यान दें, एक लाइन मैंने AB को गुजारा, ध्यान दीजिए, एक लाइन PQ को मैंने गुजारा और एक लाइन RT को गुजारा। अब तीनों स्थितियों को ध्यान दें। पहली स्थिति में आप देख पा रहे हैं कि ये जो लाइन AB है वो इस वृत्त को दो अलग अलग पॉइंट्स पे, यानी इस पॉइंट पे भी और इस पॉइंट पे भी इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी प्रतिच्छेद कर रहा है। आप यहाँ देखिए, ये जो PQ है ये एक ही बिंदु पर स्पर्श कर रहा है, यानी यहाँ पर मूल रूप से
इस स्थिति को देखिए, तीसरी स्थिति में, यानी जो आर टी है इस वृत्त को किसी बिंदु पर स्पर्श नहीं कर रहा है। यानी ये तीन स्थितियां ही हो सकती हैं, किसी तल में एक रेखा और वृत्त के बीच ये तीन स्थितियां संभव हैं। केस फर्स्ट में आप देख पा रहे होंगे कि ये जो लाइन है ये दो अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है। केस टू में आप देख पा रहे हैं कि जो पी क्यू जो रेखा है उसे सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श कर रही है, और आप तीसरी स्थिति में देख रहे हैं कि पी आर टी जो लाइन है ये किसी भी बिंदु पर स्पर्श नहीं कर रहा है। यानी इन तीनों स्थितियों को अवलोकन ध्यान से करें तो इसका नाम हो जाएगा, अगर कोई रेखा किसी वृत्त को एक से अलग यानी दो अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे तो इसका नाम हो जाएगा छेदक रेखा। यानी आप इसे कहेंगे छेदक रेखा, क्योंकि ये रेखा दो अलग अलग बिंदु पर इस वृत्त को प्रतिच्छेद कर रही है। ध्यान रहे, इसका इंग्लिश नेम है सीकेंट। सीकेंट, ध्यान दें, इस रेखा को ध्यान दें। अगर कोई वृत्त को या किसी वृत्त को एक रेखा केवल एक बिंदु पर स्पर्श करे तो हम लोग इसको कहेंगे, इस रेखा को, कि ये टेंजेंट है। यानी कि पी क्यू को हम क्या कहेंगे, स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा, यानी इसे हम कहेंगे टेंजेंट इंग्लिश में, टेंजेंट। टेंजेंट जो वर्ड है वो टेंगरी वर्ड से आया है, जिसका अर्थ होता है वृत्त को किसी एक बिंदु पर स्पर्श करना। ध्यान रहे, टेंजेंट, यानी टेंजेंट जो है टेंगरी, टेंगरी वर्ड से डिराइव्ड हुआ है, वर्ड से बना है, से बना है, जिसका अर्थ होता है, जिसका, ध्यान रहे, जिसका अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है एक बिंदु पर स्पर्श करना, एक बिंदु पर स्पर्श करना, स्पर्श करना। आइए देखते हैं अगला कंडीशंस। अगला कंडीशन में ये है कि यदि किसी वृत्त को कोई रेखा किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद न करे तो इस स्थिति में क्या कहलाएगा, ये रेखा केवल समतल में है, इससे इसका कोई संबंध नहीं है। यानी तीनों स्थितियां ही उत्पन्न हो सकती है। इसके बाद वाली स्थिति क्या कहलाएगी, स्पर्श रेखा का डिफरेंट केसेस। तो सबसे पहले आप इन चीज़ों को समझ लें, और इन चीज़ों को समझने के बाद हम ये आपको बताना चाहेंगे कि आप टेंजेंट को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। डियर स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं अगले केसेस के बारे में, यानी टेंजेंट हमें कैसे मिलता है। अगर हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, एक सर्कल मैंने ड्रॉ किया जिसका सेंटर मैंने ओ लिया। अब हमें क्या करना है, एक पॉइंट को पिक करना है। मैंने इस पॉइंट को पिक किया, इस पॉइंट से मैं क्या कर रहा हूँ कि डिफरेंट लाइन को पास करा रहा हूँ। ध्यान देंगे, मैंने एक लाइन पास कराया इससे, फिर मैं दूसरा लाइन पास करा रहा हूँ इस प्रकार से, और इसी प्रकार से मैं बहुत लाइन पास करा रहा हूँ। ये लाइन आप देख पा रहे होंगे। आगे हम इसी प्रकार से लाइन को पास कराएंगे, जैसे आप देख पा रहे होंगे। फिर से मैं लाइन पास करा रहा हूँ, देख पा रहे होंगे आप। फिर से मैं एक लाइन पास करा रहा हूँ, आप देख पा रहे होंगे। यानी कुल स्थितियों को समझना है हमें कि आखिर स्थिति क्या कह रही है। फिर से मैं इस पॉइंट से लाइन पास करा रहा हूँ, फिर से मैं इस पॉइंट से लाइन पास करा रहा हूँ। यानी लाइन को पास कराते कराते एक ऐसी स्थिति आएगी जिसमें ये रेखा केवल एक बिंदु को स्पर्श करेगी, और यही स्थिति कहलाएगी टेंजेंट वाली स्थिति। यानी यही स्पर्श रेखा बन जाएगी। यानी कि स्पर्श रेखा बनने के लिए क्या होना चाहिए, आप ध्यान दीजिए। सारा लाइन को जब मैंने इंटरसेक्ट कराया तो सारे लाइन में जो कटिंग पॉइंट्स हैं दो हैं, ध्यान दें, दो। यानी कि यदि कटिंग पॉइंट्स यानी कॉन्टेक्ट पॉइंट अगर एक हो जाए तो हम कह सकते हैं कि वह स्पर्श रेखा कहलाएगी। यानी कि किसी वृत्त में एक ऐसी रेखा जो केवल एक ही बिंदु पर स्पर्श करे, उस स्थिति में वह स्पर्श रेखा कहलाएगी, और एक से अधिक बिंदु पर इंटरसेक्ट करे या प्रतिच्छेद करे तो वह प्रतिच्छेदी रेखा कहलाएगी। जैसा कि इस स्थिति से आप बिल्कुल क्लियर हो चुके होंगे। आइए देखते हैं एक और कॉन्सेप्ट। अगर हम सर्कल को ड्रॉ करें और इस पॉइंट को एक लाइन से मीट कराएं, एक लाइन से मीट कराएं, जैसे यहाँ से मैंने मीट कराया, जैसे ए बी, तो आप ध्यान दे पा रहे होंगे कि जिस पॉइंट पर ये लाइन
टच कर रहा है, इस पॉइंट को हम लोग कहेंगे कॉन्टेक्ट पॉइंट, यानी ये हो जाएगा कॉन्टेक्ट पॉइंट, यानी कि स्पर्श बिंदु। क्या कहेंगे बच्चे लोग? स्पर्श बिंदु। अब ध्यान दें, यानी कि किसी वृत्त में एक लाइन जिस बिंदु पर स्पर्श करती है वह उस बिंदु को हम लोग कॉन्टेक्ट पॉइंट कहेंगे, यानी स्पर्श बिंदु कहेंगे, और इस रेखा को हम लोग कहेंगे स्पर्श रेखा। यानी इस बात को हमें अच्छे से समझ लेना होगा। ये लाइन हो जाएगा टेंजेंट। अब टेंजेंट की स्थिति को हमें समझना है कि किस स्थिति में कितने टेंजेंट्स खींचे जा सकते हैं। इसके लिए विशेष स्थितियां हैं। सारी स्थितियों को समझने के बाद हम लोग ये निश्चित करते हैं कि एक वृत्त में कितनी टेंजेंट खींचे जा सकते हैं इन स्थितियों के अनुसार। आइए देखते हैं। अगर सपोज किया जाए कि पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं टेंजेंट ऑफ। डियर स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं नंबर ऑफ टेंजेंट्स इन अ सर्कल, यानी वृत्त में स्पर्श रेखाओं की संख्या। ये हमेशा बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक वृत्त में कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, लेकिन विद्यार्थी हमेशा कंफ्यूज, कभी अनगिनत, कभी 2, कभी 4, ये चीज़ समझना उनके लिए थोड़ा सा कठिन हो जाता है। आइए मैं इसके डिफरेंट केसेस को बनाकर दिखा रहा हूँ ताकि आप बिल्कुल समझ पाएँ कि जैसी स्थिति में पूछा जाएगा वैसा ही उसका आंसर होगा। आइए समझते हैं। सबसे पहले देखेंगे, ये मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया और ये इसका सेंटर हो गया। आप अच्छी तरह से समझ लीजिए सबसे पहले कि आप एक बात अच्छी तरह जानते हैं कि सर्कल क्या है, नथिंग बट अ लोकस, और ये पॉइंट, ये बिंदु पथ का समूह है। आप अच्छी तरह जानते होंगे सर्कल कुछ नहीं है, बिंदु पथ का समूह है। आप इस आंकड़े को दिमाग में सेट करके रखें और देखिए आपका क्वेश्चन कैसे बन रहा है। अभी आप हाल ही फिलहाल में दीपावली का त्यौहार मनाए होंगे। दीपावली के त्यौहार में अक्सर बच्चे एक चक्रैया नाम का पटाखा फोड़ते हैं। उस पटाखा को ध्यान से देखा जाए तो इसी प्रकार का कॉन्सेप्ट आपके सामने आएगा, और जब जब आप पटाखा उड़ाइएगा, किसी को देखिएगा, तो आपको ये कॉन्सेप्ट याद आ जाएगा। आइए देखते हैं चक्रैया बनाकर, यानी कि टेंजेंट्स। आप अच्छी तरह जानते हैं कि ये बिंदु पथ है और बिंदु का अनेकों समूह इस कर्व लाइन पर है। अगर हम इसे टेंजेंट ड्रॉ करना चाहते हैं तो किसी एक ही बिंदु पर टच करना चाहिए। आप देखिए, तो इस प्रकार से आप क्या कह सकते हैं कि एक वृत्त में अनेकों त्रिज्याएं हो सकती हैं। ध्यान दीजिए, आप ध्यान दें, जितने पॉइंट्स हैं उतने हम त्रिज्या खींच सकते हैं। यानी इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे, बिल्कुल चक्रैया जैसा बन गया होगा। और आप ये कह सकते हैं कि एक पॉइंट से हम लोग अनेकों स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, अनेकों स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। इस चीज़ को ध्यान दें। तो पहला जवाब क्या मिला आपको कि अगर आपसे कोई पूछे कि एक वृत्त में कितनी त्रिज्याएं कितनी स्पर्श रेखाएं होती हैं, कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो पहला जवाब होगा अनंत, क्योंकि इस केस से वो पूछा गया है। आइए देखते हैं अगला केस, यानी ये फर्स्ट केस। इस केस की बात को मैं अच्छी तरह से लिखवा दूंगा। फर्स्ट केस, किसी वृत्त में अनंत त्रिज्याएं होती हैं, अनंत त्रिज्याएं होती हैं, सॉरी त्रिज्याएं नहीं, अनंत स्पर्श रेखाएं होती हैं, सॉरी अनंत स्पर्श रेखाएं होती हैं, अनंत स्पर्श रेखाएं होती हैं। ये बात बिल्कुल हम लोग क्लियरली समझ पाए होंगे। आइए देखते हैं केस 2 में। अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ करूं, मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया, ध्यान दें, ये मैंने इसका सेंटर बनाया, हमेशा याद रखेंगे सेंटर। अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं, एक मैंने लाइन ड्रॉ किया, एक लाइन मैंने ड्रॉ किया AB, ध्यान दें, और जस्ट इसी के पैरेलल मैंने एक लाइन और ड्रॉ कर दिया, यानी मैंने इसे कर दिया PQ। तो आप देख पा रहे हैं समानांतर रूप से, थोड़ा ध्यान दें, एक और पेयर में बना रहा हूं, आप इस पेयर को भी देखेंगे। अगर मैं इसको PQ हो गया, अगर मैं इसको RT सपोज कर लूं और इस पेयर को U और V सपोज कर लूं, तो अगर आपसे पूछा जाए कि किसी वृत्त में समानांतर रूप से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो आप एक बार ये कह सकते हैं कि अगर हम एक बार समानांतर लेते हैं तो 2 रेखाएं एक तरफ से और फिर एक तरफ से 2 रेखाएं, यानी समानांतर रूप से 2 जोड़ा खींचा जा सकता है टेंजेंट। यानी नंबर ऑफ टेंजेंट्स इन दिस टाइप ऑफ कंडीशन विल बी 4।
यहाँ पे 4 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं इस केसेस में। आइए देखते हैं अगला केस। अगर हम लोग इस प्रकार से हम बना दें, अगर हम कोई पॉइंट बाहरी कहीं भी एक पॉइंट ले लें, मान लीजिए मैंने पॉइंट P ले लिया, इस प्रकार से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, यानी कि स्पर्श रेखा खींचने का। तो सबसे पहले अगर हम एक पॉइंट यहाँ ले लें A और एक पॉइंट हम यहाँ पे ले लें B, इस स्थिति में हम कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं? ध्यान दें, 2 और 2 इस प्रकार से, यानी कि इस स्थिति में भी 2 इस साइड से और 2 उस साइड से, यानी अपर साइड में भी 2 और लोअर साइड में भी 2, यानी कि या तो समानांतर वाली स्थिति हो या कोई पॉइंट 2 अलग अलग पॉइंट दे रखे हों, एक पॉइंट से 2। अगर कोई बाहरी पॉइंट एक P है तो इससे हम लोग 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। अगर 2 बिंदु दे रखा हो तो 4 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। यह भी स्थिति बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आइए देखते हैं एक और की स्थिति, यानी पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आइए देखते हैं टेंजेंट्स के और से कॉन्सेप्ट कौन कौन से हैं उसके बारे में भी देखेंगे, और कॉमन टेंजेंट के बारे में भी हम लोग स्टडी करेंगे जब सर्कल 2 से या 1 से ज़्यादा हो। आइए देखते हैं एक और स्थिति को समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम एक सर्कल ड्रॉ करें और पैरेलल वे में हम सोचने की कोशिश करें, तो यहाँ पर देखिए पैरेलल वे में हमेशा एक पेयर का आप कल्पना कर सकते हैं, AB और CD। सपोज कीजिए कि 2 लाइनें अगर समानांतर हो, ये दोनों पेयर अगर समानांतर हो, उस स्थिति में अगर दोनों प्रत्येक इस कांटेक्ट पॉइंट पर इस कांटेक्ट पॉइंट पर स्पर्श करें, मान लीजिए कि यहाँ पर T पर स्पर्श करें और यहाँ पे U पर, तो इस स्थिति में 2 समानांतर रेखाएं खींची जा सकती है। और हर एक बार 2 स्थिति 2 ही, जैसे देखिए यहाँ से अगर मैं ऐसे खींचूँ तो भी 2, समानांतर रूप में हमेशा 2, लेकिन दोनों लाइनें अपने आप में समानांतर होंगी। ये दोनों लाइनें इस लाइन के समानांतर नहीं है बल्कि प्रतिच्छेदी हो जा रहा है, तो हमेशा समानांतर रूप में 2। आइए देखते हैं और भी, अगर हम ऐसे गुजारे तो इसके समानांतर हमें खींचना होगा, तो कैसे खींचेंगे? यही ना खींचेंगे, यानी कि समानांतर रूप से हमेशा 2 ही स्पर्श रेखाएं पॉसिबल है। तो अगर आपसे प्रश्न में पूछा जाए कि किसी वृत्त में कितनी स्पर्श रेखाएं होती हैं, तो आप बताएंगे अनंत। किसी वृत्त में अनंत स्पर्श रेखाएं होती है पहली स्थिति में। दूसरी बार यदि आपसे कोई प्रश्न पूछे कि किसी वृत्त में समानांतर रूप से कितनी स्पर्श रेखाएं होती हैं, तो पहले पेयर में 2, अगर इसी तरह अनेक पेयर बनाए जाएं तो भी अनंत हो जाएगा, लेकिन एक युग्म में केवल 2 ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, जैसा कि इस चित्र से स्पष्ट हो रहा हो। आइए एक और स्थिति देखते हैं। अगर हम लोग इस पॉइंट से एक और गुजारे और इसी के ठीक समानांतर, तो इसमें भी आप देख पा रहे होंगे, और इस प्रकार से अनेकों यानी अनगिनत बनाए जा सकते हैं। इसलिए कॉन्सेप्ट क्या याद रखना है? समानांतर रूप से केवल 2, और सभी बिंदु से समानांतर खींचने की कोशिश की जाए तो फिर इसमें भी क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका हुआ आशा है कि। आइए देखते हैं अन्य चीज़ों को, यानी कि एक और कॉन्सेप्ट मैं बताने जा रहा हूँ कि अगर एक सर्कल मैंने यहाँ से खींचा और मैं 2 सर्कल लेना चाहता हूँ, तो क्या हो सकता है? एक सर्कल ऐसी स्थिति, दोनों एक दूसरे को नहीं टच करेंगे। अगर मान लीजिए इसका सेंटर मैंने O लिया और इसका सेंटर मैंने O' लिया। आइए एक और चीज़ देखते हैं। पहली स्थिति, फर्स्ट केस में एक सर्कल यानी इस बिंदु पर टच कर रहा है। थोड़ा इसको अच्छे से मैं बना दूं। आप देख पा रहे होंगे पहली स्थिति में दोनों एक दूसरे से टच नहीं कर रहा है, दूसरी स्थिति में दोनों एक दूसरे को टच कर रहा है, वो भी एक बिंदु पर। ये O है और ये O' है। तो ध्यान देंगे, अगर हम इसमें टेंजेंट ड्रॉ करने की कोशिश करें तो कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? कॉमन टेंजेंट 1। कॉमन टेंजेंट का मतलब क्या हुआ कि दोनों वृत्त में वो टेंजेंट हो तभी ये। आप क्या इसको भी टेंजेंट कह सकते हैं जिसका कॉन्टेक्ट पॉइंट्स एक ही हो, केवल एक। इस स्थिति में हम क्या बोलेंगे? इसको, इस वाले टेंजेंट को इसको बोलेंगे कॉमन टेंजेंट। कॉमन टेंजेंट, इसको हम लोग बोलेंगे कॉमन टेंजेंट, यानी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। आइए एक और स्थिति को क्लियर करने की कोशिश करते हैं कि ये कॉमन टेंजेंट क्यों है, ये कॉमन टेंजेंट क्यों नहीं है। अगर हम ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करें तो ये क्या कॉमन टेंजेंट होगा?
बिल्कुल नहीं, ये कॉमन टेंजेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके जो कॉन्टेक्ट पॉइंट हैं दोनों अलग अलग हैं, अलग अलग हैं और दो कॉन्टेक्ट पॉइंट हैं। तो इस स्थिति में ये कॉमन टेंजेंट नहीं रहा, एक ही टेंजेंट रहा। टेंजेंट हुआ एक, लेकिन कॉमन पॉइंट अलग अलग हो गए, कॉन्टेक्ट पॉइंट। तो ये उभयनिष्ठ नहीं कहलाएगा और इस स्थिति में उभयनिष्ठ कहलाएगा, यानी कॉन्टेक्ट पॉइंट एक हो। तो आप इधर से भी खींच सकते हैं, अगर आप इधर से भी खींचे तो आप देख पा रहे होंगे दो अलग अलग कॉन्टेक्ट पॉइंट। इसका अर्थ ये है कि आप अगर उभयनिष्ठ टेंजेंट को खींचना चाहते हैं तो केवल उसका स्पर्श बिंदु कितना होना चाहिए? एक होना चाहिए। इस प्रकार से जो टेंजेंट होगा इसको हम लोग कहेंगे कॉमन टेंजेंट। आइए देखते हैं एक और केसेस। पहली बार दोनों अलग अलग, दूसरी बार दोनों एक दूसरे को टच किया, तीसरी बार एक दूसरे के अंदर हो गया। एक और स्थिति हो सकता है, इसमें क्या होगा? टेंजेंट, इसका टेंजेंट इसके लिए क्या बन जाएगा? अगर मैं ए बी को टेंजेंट बोलूं तो ये ओ जो है इस दोनों सर्कल का सेंटर है, यानी कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल की स्थिति में छोटे वाले वृत्त का टेंजेंट बड़े वाले वृत्त के लिए क्या कहलाएगा? जीवा कहलाएगा। ये जीवा है। और इसके लिए क्या कहलाएगा? टेंजेंट। इसके लिए टेंजेंट कहलाएगा। जैसे सपोज कीजिए कि इन चीज़ों को हम क्यों समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि किस स्थितियाँ कई बार चेंज होती है, इसलिए इन स्थितियों को समझना हम लोग के लिए जरूरी है। आइए देखते हैं अगला स्थिति। एक ऐसी स्थिति भी हो सकती है कि दो सर्कल एक दूसरे को दो अलग अलग पॉइंट पे काटें, तो इसका दोनों प्रतिच्छेद बिंदु, क्या इसे टेंजेंट गुजारा जा सकता है? क्या इस लाइन को आप टेंजेंट कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं, इसको हम लोग टेंजेंट नहीं कह सकते हैं। यानी ये वाली जो रेखा होगी वो टेंजेंट नहीं होगी, इसे आप टेंजेंट कदापि नहीं कह सकते हैं। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट है टेंजेंट में, आप अच्छे से ध्यान देंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सर्कल के सारे थ्योरम को मैं क्लियर कराऊंगा और मुझे आशा है कि आप मेरे वीडियो को पसंद करेंगे, इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। और इसी आशा के साथ मुझे अपना सहयोग देते रहिए ताकि मैं और भी वीडियो आपके सामने आकर ले आ सकूं और अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने के लिए आपका सहयोग जरूरी है। कीप वॉचिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।